नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने 1.5 महीने पहले बेंगलुरु के अतुल सुभाष के केस के बारे में सुना होगा। उन्होंने एक लंबा वीडियो बनाया था 1 घंटे 20 मिनट का, जिसमें उन्होंने बताया कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवाद और कोर्ट केसेस के बारे में बताया कि किस प्रकार न्याय प्रणाली उनको कितना प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने स्पेशली ये कहा था कि ना सिर्फ न्याय प्रणाली भ्रष्ट है, बल्कि पुरुष विरोधी भी है। तो ये दोनों बातें उन्होंने बोली थी और ये जब बात सामने आई मीडिया में, तो मीडिया में तहलका मच गया, पूरे देश में तहलका मच गया और इसकी चर्चा विदेशों में भी हुई। और इसके साथ ही एक प्रश्न उठा कि पुरुष की प्रताड़ना का क्या? पुरुष कितने ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं महिला के हाथों या कानून के हाथों या समाज के हाथों? ये सारी चीज़ें प्रश्न बाहर आने लगे और इसके ऊपर जब ये घटनाक्रम हुआ, तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ बनाए, अलग-अलग तरीके से उसका एनालिसिस किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समस्या की जड़ को नहीं देख रहा है। सबने बताया कि किस तरीके से फेमिनिज़्म की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, किस तरीके से कानून इसका ज़िम्मेदार है, किस तरीके से लॉ जो है वो मैन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ये सारी बातें सबने की, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जड़ कहीं और है। अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि ये पूरी समस्या एक पेड़ की तरह है, तो ये जो तीनों कारण हैं नारीवाद मतलब कि फेमिनिज़्म, भ्रष्ट न्याय प्रणाली और पुरुष विरोधी कानून, ये तीनों जो हैं एक बड़े से पेड़ की शाखाओं की तरह हैं, लेकिन इसका जड़ कहीं और है, इसके जड़ में कुछ और है और उसी जड़ के बारे में मैं आज यहाँ पे आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। मैं इसके बारे में बहुत लंबे समय से सोच रही थी, मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, पर मुझे ऐसा लगा कि जड़ की बात कोई कर ही नहीं रहा है, इसलिए फिर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम हाल ही में हुए कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। एक छोटा-सा वीडियो है 1 मिनट का, हम इसको जल्दी से देख के खत्म करते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। बेंगलुरु के बाद अब राजधानी दिल्ली में अतुल सुभाष जैसा एक और केस सामने आया है और इसमें पीड़ित का नाम पुनीत खुराना बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के कल्याण विहार में स्थित एक घर में रहा करते थे और उन्होंने जाने से पहले लगभग 1 घंटे का 54 मिनट का वीडियो बनाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट कारोबारी थे पुनीत और उनका उनकी पत्नी के साथ सहमति से तलाक का केस चल रहा था। इंदौर में पत्नी और उसके घरवालों की प्रताड़ना से तंग आकर 28 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। फांसी लगाने से पहले उसने 14 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें पत्नी, सास और 2 सालियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। बनगंगा के यादव नंद नगर में रहने वाले इवेंट फोटोग्राफर और कैफे ओनर नितिन परियार ने सोमवार रात को सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में नितिन ने आरोप लगाया कि पत्नी हर्षा शर्मा के परिवार ने कभी उनकी शादी को पहले स्वीकार नहीं किया। 2019 में शादी हुई, इनके 6 महीने बाद से विवाद शुरू हो गया। 2024 में हर्षा ने नितिन, जेठ सूरज और सास पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। सरौती के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। दहेज प्रताड़ना की एफआईआर से नाम हटाने के लिए राजस्थान पुलिस ने भी 50,000 रुपए मांगे। ये पिछले 1.5-2 महीने में हुई कुछ घटनाएँ हैं, जिसमें पुरुषों ने अपनी पर्सनल लाइफ़ से तंग आके, कोर्ट में चल रहे मुकदमों से तंग आके, भ्रष्ट पुलिस से तंग आके, क्योंकि कइयों ने लिखा है कि उनसे पुलिस वालों ने या जज ने रिश्वत की डिमांड की थी और किस तरीके से वो चक्कर पे चक्कर काटते रह गए कोर्ट कचहरी के और कितना प्रताड़ित हुए, ये सब वो अपने वीडियोज़ में बता रहे हैं और किस तरीके से उनको पत्नी और ससुराल के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारे के सारे पुरुष वीडियोज़ बना-बना के इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और जब मैं ये वीडियो देख रही थी अतुल सुभाष का 1 घंटे 20 मिनट का, मैंने देखा कि पूरे उस करीब-करीब 1.5 घंटे के वीडियो में बिल्कुल भी उसका चेहरा बिल्कुल भी एकदम इमोशनलेस था। इवन उस वीडियो सुनते-सुनते मुझे तकलीफ़ हो गई, मेरा आँख डबडबा गया, लेकिन उस व्यक्ति का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, वो कितना कितना मर चुका था अंदर से, वो व्यक्ति कितना पीड़ित हो चुका था। तो मैं बहुत गहराई से सोच रही हूँ इसके ऊपर और जो कारण मीडिया ने या अतुल सुभाष ने बताया या मीडिया ने बताया या इतने सारे यूट्यूबर्स जो है वो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपरी कारण है और उसके अंदर आप जाओगे, डीपर लेवल में जाओगे, तो वो आपको कुछ और ही नज़र आएगा, वो कारण कुछ और ही है और वो कारण मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो हम वन बाय वन सब चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अतुल सुभाष ने भी अपने वीडियो में कहा था कि क्यों उसे इतना परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ न्यायतंत्र भ्रष्ट है,
बल्कि वो ज़बरदस्त तरीके से पुरुष विरोधी भी है। तो देखिए, पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि पुरुष विरोधी कानून है, जो कानून सिर्फ़ महिला को सपोर्ट करता है। वो पहले ही देख लेता है कि पुरुष ही है जो यहाँ पे कल्प्रिट होगा, वुमन तो हमेशा से ही सीधी-सादी है, उसका तो कोई गलती होगा नहीं। ऐसा पहले ही न्याय प्रणाली मान लेती है और हर तरीके से पुरुष के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। दूसरा कारण भ्रष्ट न्याय प्रणाली है। तो हम पहले कारण को देखेंगे, पुरुष विरोधी कानून, और ये कानून जो है वो कितना स्त्रियों को सपोर्ट करता है, हम ये देखेंगे। मैं रिसर्च की कि स्त्रियों को कौन-कौन से कानून मिले हैं और कब-कब मिले हैं और ये कानून क्या-क्या बात करता है। तो मैंने एक आर्टिकल देखा, एक सर्वे देखा, ये वुमेन्स राइट्स इन इंडिया का आर्टिकल है और किसके द्वारा ये आर्टिकल बनाया गया है या रिसर्च की गई है, ये आप नीचे पढ़ लीजिए। मैं आगे चलती हूँ। इसमें जो एक्ट है, जो स्त्रियों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में हम जल्दी-जल्दी से देखते हैं। देखिए, पहला हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में मिला। क्या स्त्रियों की शादी 1955 में होना शुरू हुआ? क्या स्त्री और पुरुष शादी करना 1955 में शुरू किए? नहीं। जब से समय की शुरुआत है, तब से स्त्री और पुरुष शादी कर ही रहे हैं, हज़ारों सालों का इतिहास है। तो हज़ारों सालों में आप देखिए, 70 साल पहले की बात है ये 1955। अभी 2025 चल रहा है, ये 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट है। इस एक्ट में जो बहुविवाह की प्रथा थी, जो पुरुष बहुविवाह करते थे, उसे रोका गया और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ और खुद भी मैंने सोचा और मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट में स्त्रियों को जो अधिकार है, ये 1955 में दिए। और देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत ना डिवोर्स के भी अधिकार आ जाते हैं इसके अंतर्गत, जो और भी बहुत सारी चीज़ आ जाती है। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना या किस-किस कारणों से ले सकते हो, ये सब भी इसी के अंदर में डिफाइन है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो इससे पहले भी शादियां हो रही थी। तो अगर कानून पुरुष विरोधी होता और सिर्फ महिला को फेवर करता, तो आप सोचिए, महिलाओं को तो ये कानून मिले सिर्फ 70 साल हुए हैं, जबकि हजारों सालों से शादियां तो होती ही आ रही है। पुरुष बहुविवाह करते थे, अपनी बहनों के बारे में, अपनी माताओं के बारे में, ठीक है, अपनी बेटियों के बारे में सोच के देखिए कि उनको तो सिर्फ 70 साल हुए हैं ये अधिकार मिले। तो कानून जो है ना, ये महिला के पक्ष में नहीं है, महिला के लिए स्पेशल नहीं बनाया गया है। ये कानून उनके लिए बनाया गया है जो पीड़ित थे, जो महिलाएं पीड़ित थी, और उनका बहुत बड़ा वर्ग है जो पीड़ित है, ठीक है। आज भी आप देखोगे, ये अधिकार 70 साल पहले मिले हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डबल दो शादियां कर लेते हैं। दूसरे धर्म में तो है ही, दूसरे मजहब में तो होता ही है, लेकिन अब हिंदू लड़के भी ऐसा कर रहे हैं कि या तो पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके करें, या फिर हिंदू होते हुए भी दो शादियां कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक नया ट्रिक निकाला है। वो पहली शादी को बस अपने कानून की नज़र में रजिस्टर करते हैं और दूसरी शादी को रजिस्टर ही नहीं करते, जिससे वो कानून की नज़र में ही ना आए, या फिर वो 7 फेरे की जगह 6 फेरे ले लेंगे या 5 फेरे ले लेंगे। इस तरीके से वो ट्रिक का यूज़ करते हैं ताकि कानून की नज़र में उनकी 2 शादी ना आ पाए। तो इस तरीके से आप इंटरनेट में देख लोगे ऐसे बहुत सारी छपरियों को जो 2 शादी करके घूम रहे हैं, ठीक है, सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। तो ऐसा जो चीज़ है, और मेरे घर में इससे पहले जो हाउस हेल्प आती थी, वो सास और बहू दोनों यहाँ आते थे। तो उनकी भी, जो लेडी हमारे यहाँ काम करती थी, उसकी भी 2 सास थी, दोनों अलग-अलग घर से आई थी, एक ही हस्बैंड था दोनों का। तो ये गाँव में भी कॉमन प्रैक्टिस है ये। ये आप सोशल मीडिया में जो देख रहे हो, सिर्फ वही केस नहीं है, गाँव में भी ये आम प्रैक्टिस है। तो इवन 70 साल से ये राइट मिलने के बाद भी स्त्रियों में पूरी तरीके से उनका भला हो गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। और मेरा पॉइंट ये है कि पुरुषों को शताब्दियों से शादी में बेनिफिट, ये सारी बेनिफिट मिलते आ रही है। महिलाओं को सिर्फ 70 साल हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से बेनिफिट मिला ही नहीं है। तो जो न्याय तंत्र है ना, वो पुरुष विरोधी नहीं है, वो महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है। चूंकि बहुत लंबे समय तक पुरुष ही महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हुए आया है, इसलिए ऐसा सामान्य स्थिति में कानून जो है ये मान लेता है कि पुरुष ही कल्प्रिट होगा। पुरुष भ्रष्ट है, न्याय प्रणाली भ्रष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आप कोई भी एफआईआर भी लिखाने जाएंगे ना, तो आपकी एफआईआर लिखने के लिए ही आपको हजारों रुपए घूस मांगे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न्याय प्रणाली का ऐसा व्यू, ऐसा पुरुषों को देखना, क्योंकि न्याय प्रणाली 1955 में नहीं बनी है या अभी नहीं बनी है, न्याय प्रणाली बहुत पुरानी है। अभी जो अदालत वाला जो सिस्टम आप देखते हो, ये 1724 या 25 के ईरा में बनना शुरू हुआ था। और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ये 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, और गणतंत्र दिवस के रूप में हम जिसे मनाते हैं। और 1724 और 25 से पहले की भी मैं बात करूं, तो जैसे राजा महाराजा का जो काल हुआ करता था, उसमें भी उनके दरबार में एक न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली जैसा एक सिस्टम या ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाता था, ऐसी कमेटी बनाई जाती थी जो न्याय को देखती थी, न्याय का पालन पोषण देखती थी। तो इस तरीके की चीज़ें हमेशा से आ रही है, लेकिन स्त्रियों को अधिकार कभी भी मिला नहीं था। स्त्रियों को अधिकार अभी मिला है 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के कारण, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसमें अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में मिला है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में मिला है। मतलब अगर आप जाएंगे ना पीछे, तो सिर्फ 70 साल हुए हैं महिलाओं को अधिकार मिले। आप आगे देखते जाइए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये 2006 को हुआ है,
बताइए, आप लड़कियों का कम उम्र में शादी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कानून बनाना पड़ता है हर देश को, अदरवाइज सभी छोटी लड़कियों की शादी होती रही है हमेशा से। ठीक है, आगे देखिए, एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन मैट्रिमोनियल होम। अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता था कि घरेलू विवाद के कारण उन्हें अपने ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, इस कारण से ये कानून लाया गया कि भले आपका तलाक हो गया हो या भले कुछ भी हो गया हो, लेकिन आपका अधिकार है अपने ससुराल में रहने का, आपके मैट्रिमोनियल होम में रहने का। और ये कब आया है देखिए, ये 2007 में आया है। क्योंकि स्त्रियों को तो यही बताया जाता है ना घर बचपन से कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तो वो उसको तो उसके मायके वाले भी उसको अपना नहीं मानते, ससुराल वाले भी नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएगी? तो स्त्री सड़क में नहीं आनी चाहिए, इस कारण से ये कानून लाया गया। तो स्त्रियों को कानून जो है स्त्रियों की सुरक्षा के लिए लाया गया था, पुरुषों के उत्पीड़न के लिए नहीं लाया गया है। और ये बात भी साथ ही साथ में सत्य है कि कुछ महिलाएं जो हैं, बहुत कम संख्या में हैं वो महिलाएं, कुछ महिलाएं जो हैं वो इन कानून का दुरुपयोग करती हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। स्त्रियों के साथ ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं किया जा सकता। आई डोंट केयर आप लोग कितना इस पे बहस करते हो, पर नहीं, स्त्रियों को ये नहीं माना जाता कि उनकी कोई फीलिंग है, ये नहीं माना जाता कि उनकी कोई पसंद नापसंद है। मैं आपको एकदम रूट लेवल पे बताती हूँ। घरेलू जो स्त्रियां होती है ना, उनको इतना भी ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता कि वो अपने पसंद का कुछ खा पका लें। उनसे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ भी बनाएंगी, वो अपने घर के सास ससुर के पसंद से, अपने पति के पसंद से, अपने बच्चों के पसंद से बनाएंगी। अगर वो कभी कुछ ज़्यादा खट्टा खाना चाहती हो या ज़्यादा तीखा खाना चाहती हो और कुछ बना ले, तो बाकी लोग कहते हैं कि अरे हम लोग तो नहीं खाते, तुम ऐसा क्यों बनाई हो, वगैरह वगैरह। तो इतना ह्यूमन ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता स्त्रियों को, या इतना भी नहीं सोचा जाता कि अरे भाई उसकी भी पसंद होगी। तो ये छोटी छोटी जो व्यवहारिक चीज़ें हैं जिसमें स्त्रियों को ह्यूमन की तरह नहीं देखा जाता, उन्हें बुरा लगता होगा ये भी नहीं सोचा जाता, उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, उन्हें कैसे कपड़े पहनने पसंद है, उन्हें सिर ढकना पसंद है या नहीं, पल्लू लेना पसंद है या नहीं, या इतना सिर ढकना है या फिर इतना काफी रहेगा, ये इसको तय करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता स्त्रियों को। ये मैं बहुत ही जमीन की सच्चाई बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब आगे आप देखिए, इसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में इसका गठन हुआ है। ये इसलिए बनाया गया था कि स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ये देखिए, इमोरल ट्रैफिक, ये सब आप पढ़िए। देखिए, ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, इसमें होता ये था कि अगर व्यक्ति बी से उधारी लिया है और वो पटा नहीं पा रहा है, व्यक्ति ए अपनी उधार चुका नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति बी के पास ये अधिकार होता था कि वो व्यक्ति ए के घर की स्त्रियों को लेके चले जाए, बंधक बना ले, चाहे वो अपने खेतों में काम करवाए, चाहे आप अपने घर में काम करवाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रताड़ना की चीज़ें वो उन स्त्रियों के साथ कर सकता था। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला एक्ट लाया गया कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम को हटाया जाएगा। ठीक है, ये 1976 में हुआ है। और भी दूसरी चीज़ें देखिए, देवदासी सिस्टम को हटाया गया है ना। कंपनीज एक्ट, मतलब यहाँ पे वुमन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगी किसी भी कंपनी की, ये अधिकार दिया गया। 2013 में मिला है ये अधिकार। अभी देखिए, ये सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, ये वाला कब मिला है? 2013 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब मिला है? 1961 में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। जैसे अगर किसी स्त्री का मिस कैरेज हो जाता है तो उसे ये बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद इसमें संशोधन किया गया और 2017 में फिर से एक और नया कानून बनाया गया जिसमें मिस कैरेज के बाद भी वो बेनिफिट मिलता था, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पहले था वो भी मिलता था। ठीक है, वो भी मिलने लगा 2017 के बाद से। अब आगे देखते हैं हम। तो पहला जो आरोप लगा था कि जो कानून जो है वो महिला के पक्ष में ज़्यादा है और पुरुष विरोधी है। मैं इतना सर्वे मैं 1.5 महीने से सर्वे कर रही हूँ और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कानून पुरुष के विरोधी है। कानून पुरुष के विरोध में नहीं है। कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि पुरुषों को प्रताड़ित किया जा सके। जैसे हर कानून का दुरुपयोग होता है, वैसे ही इन कानूनों का भी दुरुपयोग हुआ। और कुछ ऐसे ग्रुप की महिलाएं हैं जिनके पास धन भी है, जिनके पास सारी सब सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, वो इन अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं और पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। यस, ऐसा हो रहा है, पर ये कानून पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, पर हाँ, इसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा, इन्होंने बोला था भ्रष्ट न्याय प्रणाली के कारण। मैं इसके ऊपर भी गई। देखिए, ये मैंने ना ये रिकॉर्ड निकाला, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। ये इनका 2022 का डेटा है ना, पूरे देश में हो रहे क्राइम्स के ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका जो ये आप इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसका देखिए, चैप्टर 3 में क्राइम अगेंस्ट वुमन को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है, भ्रष्ट न्याय प्रणाली है। हाँ, है भ्रष्ट न्याय प्रणाली, लेकिन वो ऐसा सोचती है कि किसी भी स्त्री और पुरुष के संबंध में न्याय प्रणाली ऐसा बिल्कुल सोच लेती है कि अरे भाई, दोषी तो सिर्फ पुरुष ही होगा, स्त्री तो हमेशा से मतलब निर्दोष ही होती आ रही है। तो ऐसा क्यों सोचती है पुलिस?
ऐसा क्या छवि बना हुआ है? ये सब चीज़ मतलब जानने के लिए और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए मैं 1.5 महीने से सर्च कर रही हूँ। अब देखिए ये वाला डेटा देखिए। देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमन का देखिए, इसमें स्टेट वाइज़ लिस्ट लिखा हुआ है, पूरे भारत का सबसे नीचे में मिलेगा इसमें टोटल। इसमें देखिए 2020, 2021 और 2022 का जो डेटा है, पहला 3 है ना, तीसरा नंबर का कॉलम, चौथा नंबर का कॉलम और पाँचवां नंबर का कॉलम। इसके ना लास्ट में आप देखिए आंकड़ों को, ये देखिए लास्ट के आंकड़े 2000 क्या था, 20, 21, 22 3 साल का देखिए 37,000 था 2020 में। ये क्या है 3,71,000 जो मामले हैं ये 2020 में हुए क्राइम अगेंस्ट वुमन है। कितना? 3,71,000। ठीक है। 2021 में कितना हुआ? 4,28,000 और 2022 में 4,45,000 क्राइम्स ऐसे थे जो स्त्रियों के साथ पुरुषों ने किए हैं। और एक और भयंकर डेटा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसी से संबंधित एक भयंकर डेटा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी रिपोर्ट के ऊपर ना ये डायग्राम बनाया गया है। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर कि नेचर ऑफ क्राइम्स में देखिए, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ना, उसमें कौन कौन से अत्याचार हुए और किन किन लोगों ने किए, इसका उल्लेख यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स 31.4% ऐसे केसेस थे। देखिए 2020 में क्या हुआ, 4,45,000 केसेस ऐसे हैं जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किए गए, ठीक है, पुरुषों के द्वारा। अब उनमें से डिस्ट्रीब्यूशन ये लिखा गया है, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, उसमें से 4,45,000 में से 31.4% कौन थे ये अत्याचार करने वाले? हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के कितने मामले थे? तो 19% हैं। असॉल्ट, ये सब चीज़ का आप देखिए, रेप का क्या है ये भी आप देख लीजिए 7%। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि हमेशा जो दोषी है वो कौन है, कौन से ग्रुप से आता है। तो न्याय प्रणाली जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो आज तो नहीं बनी है, ठीक है, वो 2-4 साल या 50-60 साल पुरानी नहीं है, वो तो सदियों पुरानी है। वो सदियों से क्या देखती आ रही है न्याय प्रणाली कि किसके साथ अत्याचार होता आया है और कौन करता आया है। तो ये स्वाभाविक सी छवि बन गई है। देखिए आप ना इसको ऐसे सोचिए, अगर आप किसी तालाब में जा रहे हैं, वो मगरमच्छ से भरा हुआ है, अगर उसमें 20 मगरमच्छ हैं और उसमें से 5 जो हैं वो किसी को चोट पहुंचा चुके हैं या किसी के हाथ पैर काट चुके हैं, तो क्या आप ये भरोसा करके उस तालाब में उतरेंगे कि बाकी 15 ने तो कोई दोष नहीं, बाकी 15 का तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो किसी को नहीं काटा? क्या आप ये सोच के उतरेंगे उस 20 मगरमच्छ वाले तालाब में? अपना पैर भी डुबाएंगे, पैर धोएंगे या उसके आसपास भी जाएंगे? क्योंकि मगरमच्छ तो तालाब से भी निकल के बाहर सुस्ताते रहते हैं, तो नहीं करेंगे ना ऐसा। तो न्याय प्रणाली भी वैसे ही है। जब भी उनके पास में कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आ जाता है, कोई कंप्लेन लेके आ जाता है, तो स्वाभाविक सी उनका जो व्यवहार रहता है वो पुरुषों के प्रति बड़ा ही रूखा रहता है और स्त्रियों के प्रति बड़ा ही नरम हो जाता है। वो स्वाभाविक है। अब इसमें मैं न्याय प्रणाली का दोष कम देखती हूँ और पुरुष समाज का दोष मैं ज़्यादा देखती हूँ। आप लोगों को अपनी छवि सुधारने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको निर्दोष आपका अपराध सिद्ध होने से पहले दोषी ना माना जाए, तो अपराध कम करिए आप लोग, ठीक है। पुरुष वर्ग से मैं कहना चाहती हूँ कि आपराधिक प्रवृत्तियों में कम लिप्त रहिए। और ऐसा नहीं है, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हमने थोड़ी ना किया है ये सब चीज़, आप ये तो अपराधियों का काम है, सारे पुरुष ऐसे थोड़ी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, पुरुष ही ना पुरुषों के अपराध में बहुत सारी चीज़ों में साथ भी देते हैं। खासकर जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो एक पुरुष के उस सारे दोस्त मिलके उस दुष्चरित्र पुरुष की पत्नी के सामने सारे के सारे दोस्त मिलके पुरुष का बचाव करने लग जाते हैं। तो ऐसा तो बहुत सी कॉमन सिनारियो में हमको देखने को मिला ही है। तो आप लोगों को, पुरुषों को अपनी छवि सुधार करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब आप ये नेक्स्ट वाला देखिए, मर्डर विथ रेप या गैंग रेप, मतलब रेप या गैंग रेप के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कितनी स्त्रियों का मर्डर हुआ, ठीक है। देखिए इसमें आई, वी और आर लिखा हुआ है। आई मतलब कितने इंसिडेंट हुए, वी मतलब उसमें कितने विक्टिम थे, ठीक है। दूसरा डावरी डेथ्स को देखिए। डावरी डेथ्स में आप देखिए, मैं इसका देखिए 6वां, 7वां और 8वें नंबर का कॉलम आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए 6वें, 7वें और 8वें नंबर के कॉलम में टोटल ऑल ओवर इंडिया में 6,450 ऐसे परिस्थिति, ऐसे मामले आए जो डाउरी केस के थे और उसमें कितने वुमेन विक्टिम थे? 6,516 की मृत्यु हुई है साल 2022 में। डाउरी डेथ के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी स्त्रियों की मृत्यु हुई? 6,516, ठीक है। अब दूसरा ये आंकड़ा और देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वुमन, अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ वुमन, कितनी सारी स्त्रियों को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। इसमें देखिए आई मतलब इंसिडेंट्स, वी मतलब कितने विक्टिम थे और रेट का है रेट ऑफ क्राइम, ठीक है। तो सबसे नीचे हम फिर इसका ऑल ओवर इंडिया का डेटा देखेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के डेटा में क्या है, 4,963 ऐसे मामले आए जिसमें स्त्रियों को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और जिसमें से 5,107 ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी मृत्यु हुई। आप समझ रहे हैं। तो न्याय प्रणाली ये सब देख रही है, ये सब देखती है न्याय प्रणाली कि किस तरीके से स्त्रियों को उकसाया जा रहा है, किस तरीके से उनको। अब
इस कारण से न्याय प्रणाली की ऐसी छवि बनी है कि जब भी कोई केस आता है ना, तो पुरुष को पहले दोषी मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो वो वही देखते आए हैं। और सेम लॉजिक मगरमच्छ वाला, ठीक है? तो इसमें जो अच्छे पुरुष होते हैं, जिनकी कोई गलती ही नहीं होती है, वो भी इसमें पिस जाते हैं। लेकिन ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, ठीक है? ऐसे पुरुष बहुत कम हैं और पुरुषों को अपनी छवि सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है? अब आगे आप लोग देखिए और मिसकैरेज का ये एसिड अटैक, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, ये सब क्राइम्स जो हैं, ये स्त्रियों के ऊपर होते रहते हैं, डेली होते रहते हैं, ठीक है? तो ये सारे आंकड़े जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि न्याय प्रणाली भ्रष्ट है। भ्रष्ट के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी मानती हूँ कि हाँ, वो है, पर पुरुष के विरोधी कानून नहीं है, पुरुष के विरुद्ध नहीं है ये कानून, और कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ स्त्रियों द्वारा ज़रूर हो रहा है। तो इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि हाँ, स्त्रियों ने पुरुषों को प्रताड़ित किया है, नहीं, ये देख के तो नहीं लगता, आंकड़े देख के तो नहीं लगता। कुछ स्त्रियों ने किया है, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम है, मुट्ठी भर ही हैं वो लोग। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे यूट्यूबर्स ने और इतने सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये तो बता दिया कि पुरुषों की प्रताड़ना के पीछे नारीवाद है, भ्रष्ट न्याय प्रणाली है और इस पुरुष विरोधी कानून है, लेकिन जड़ तक कोई नहीं पहुंचा। ये सारे कारण तो हैं, ये सारे कारण हैं बिल्कुल भी पुरुष की प्रताड़ना के, और ये सारे एक समस्या, एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस हैं ये सब, लेकिन इसके जड़ में कुछ और है। और जड़ में क्या है ये देखिए, जड़ में है पुरुष या स्त्री, या फिर इसमें आप प्रकृति और पशु पक्षी को भी ले सकते हो, कि शोषण का मुख्य कारण भोग वृत्ति और अहम वृत्ति होती है। चाहे वो भोग वृत्ति आपके अंदर हो, चाहे वो किसी और के अंदर से आ रही हो, और भोग वृत्ति और अहम वृत्ति को सेटिस्फाई करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप स्वयं का या किसी और का कितना शोषण करेंगे, ठीक है? एक बार और, आप में हो भोग वृत्ति, तो आप हमेशा अपने सुख के पीछे भागेंगे, मैं अपने आप को सुख पहुंचाऊं, मैं अपने आप को सुख पहुंचाऊं। तो इस कारण से आप अपने लिए वो चीज़ें भी चुनेंगे जो आपको क्षणिक सुख पहुंचाती हो, लेकिन लंबे समय के लिए आपका शरीर नष्ट कर देती हो, आपकी आत्मा नष्ट कर देती हो। और अगर ये भोग वृत्ति किसी और में हुई, तो उसके कारण से आप अफेक्ट होंगे। ये हम पूरे संसार में एक दूसरे को ऐसे ही प्रभावित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं सबका, ठीक है? क्योंकि सभी को अपना सुख प्यारा होता है। इस संसार में एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर भोग वृत्ति ना हो, जो भोगना ना चाहता हो। भोगने से अपने आप को बचाने के लिए कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है। वो कब गुजरेंगे आप? जब आपको ये नॉलेज होगा कि भोग वृत्ति आपके लिए बुरी है। लेकिन यहाँ पे लगभग सभी मनुष्यों को, गिने चुने और रेयर किसको मैं छोड़ ही दे रही हूँ, लगभग सभी मनुष्यों को कभी जीवन भर ये एहसास ही नहीं होता कि भोग वृत्ति उनके लिए कितना बुरा है, ठीक है? अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो शक्ति आपके पास होगी, जिस कालखंड में आप हैं, चाहे आप 500 साल पहले हैं, चाहे आप 1000 साल पहले हैं, या और आदि मानव स्टेज में हैं, आप किसी भी कालखंड में हो, ये आज हो या आज से 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी हो, किसी भी कालखंड में हो, जिस प्रकार के वातावरण से आपको जैसी भी प्रकार की शक्ति मिलेगी, उस शक्ति का प्रयोग आप करेंगे अपनी भोग वृत्ति के लिए, और ये भोग वृत्ति के कारण आप अपना भी शोषण करेंगे और दूसरों का भी शोषण करेंगे। तो पुरुषों का जो शोषण हो रहा है, उसका मुख्य कारण है भोग वृत्ति। स्त्रियों के अंदर की भोग वृत्ति और पुरुषों के अंदर की भोग वृत्ति, सभी के अंदर की भोग वृत्ति। अब देखिए क्यों मैं आपको, और ये जो दूसरा जो कारण मैंने लिखा है ना, शक्ति, हर व्यक्ति में 6 प्रकार की शक्ति होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला अहम की शक्तियां हैं। ये देखिए, हमने क्या देखा, समस्या एक पेड़ है और बाकी जो कारण है वो सब ब्रांचेस हैं, लेकिन जड़ में अहम वृत्ति होती है। और अहम वृत्ति की शक्तियां क्या होती है ये देखिए, पुरुष के अहम वृत्ति की शक्तियां क्या क्या होती है ये देखिए। पहला तो शारीरिक शक्ति होती है। ये चीजें ना आपको एकदम अजीब लग रही होंगी, एकदम छोटी लग रही होंगी, लेकिन आप पहले सुनिए और जड़ में जाइए, क्योंकि कोई समस्या का समाधान आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएंगे, एनालिटिकल थिंकिंग अपनाएंगे, और समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। समस्या की जड़ तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो समस्या का समाधान कभी कर नहीं पाएंगे। फिर चाहे आप कितना भी ढोल पीटते रहें, ये फेमिनिज्म बेकार है, ये स्त्रियों को मिलने वाले अधिकार बेकार हैं, फिर आप कितने भी ढोल पीटते रहें, पुरुषों की प्रताड़ना कभी खत्म नहीं होगी। अगर पुरुषों की प्रताड़ना या किसी की भी प्रताड़ना आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो समस्या की जड़ को देखना पड़ेगा कि कहां से समस्या आ रही है। अब आप देखिए, मैंने बताया कि स्त्रियों को अधिकार 1956 या हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955, इसके बाद से ज़्यादातर अधिकार मिलना शुरू हुए हैं। इससे पहले भी रहे होंगे, पर इसके बाद ज़्यादातर अधिकार मिलने शुरू हुए हैं, ठीक है? तो उससे पहले तो पुरुषों के बाद बहुत सारे अधिकार थे, तो उन अधिकारों के कारण पुरुषों ने इतने सारे क्राइम किए। तो आप क्राइम को देखिए और क्या क्या शक्तियों के इस्तेमाल के कारण पुरुष इस कदर के इस इंटेंसिटी के साथ क्राइम करते हैं, आप पहले इसको समझिए, तभी जाके तो आप दूसरों को बोल पाएंगे कि हाँ, क्राइम की जड़ ये है, प्रताड़ना की जड़ ये है, शोषण का जड़ ये है, तभी तो आप जाके बोल पाएंगे। तो पहले देखिए शारीरिक, सबसे पहले आदि मानव
काल के बारे में आप बात करें तो सबसे पहले पुरुष के पास शारीरिक शक्ति थी, उसकी भुजाओं की शक्ति थी। तो जब किसी के पास शक्ति होती है ना, तो उसका नेचुरल बिहेवियर होता है, वो कब्जा करना चाहता है, वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, वो सबको अपने अधिकार में लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि अहम की मूल वृत्ति होती है, मुझे अपने सुख का काम करना है, मुझे अपने वासना की सारी चीज़ों की पूर्ति करनी है, मुझे जिस प्रकार से भी सुख मिल जाए, चाहे मुझे खाने से मिल जाए, चाहे मुझे देखने से मिल जाए, चाहे मुझे कुछ सुनना हो, चाहे मुझे कुछ बोलना हो, हर प्रकार की इंद्रियों का सुख मुझे चाहिए और उसके लिए मैं शक्ति का अर्जन करूंगा। तो पहले पुरुष के पास शारीरिक भुजाओं की शक्ति थी। आज भी पुरुष के पास शारीरिक शक्ति है, क्योंकि वो स्त्रियों के कंपैरिजन में ज़्यादा शक्तिवान है शरीर के हिसाब से, ठीक है। शरीर की जब शक्ति आती है तो मानसिक शक्ति भी आती है, सेम चीज़ कि मुझे अपने नीड को सेटिस्फाई करना है, मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सोर्स को हथियाने का काम करूँगा, मैं उसको कंट्रोल करने का काम करूँगा। फिर आती है आर्थिक शक्ति। मैं अगर आर्थिक रूप से संपन्न रहूँ तो मैं अपनी इच्छाओं की पूर्तियों को आसानी से कर सकता हूँ। मुझे सोसाइटी में ऊपर उठने के लिए अगर अधिक धन की आवश्यकता है तो मैं अधिक धन कमाऊँगा। अगर बड़े घर की आवश्यकता है तो बड़ा घर लूँगा, बड़ा कार लूँगा, बड़े-बड़े लोगों के साथ उठूँगा, बैठूँगा, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदूँगा। तो ये साम्राज्य स्थापित करने की जो स्वाभाविक सी इच्छा होती है, अहम की ये इच्छा है, ठीक है? पुरुष की जो शक्तियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फिर व्यावहारिक और भावनात्मक शक्तियाँ भी होती है। व्यावहारिक और भावनात्मक शक्तियाँ ये है पुरुष की कि उसे ना तो व्यावहारिक होना है और ना ही भावनात्मक होना है। आप समझ रहे हैं? पुरुष को ना तो व्यावहारिक होने की आवश्यकता होती है, ना ही भावनात्मक, क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें इन दोनों चीज़ों के अलावा भी पूरी हो जाती है। तो पुरुष को कभी भी मौका ही नहीं मिलता या कभी भी उसके ऊपर ये प्रेशर ही नहीं आता कि उसे अपनी भावनात्मक चीज़ों को मजबूत करना है। आपने सुना ही होगा कि जो बच्चे बहुत सुख सुविधा में पलते हैं वो बिगड़ैल हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते, पैसे ज़्यादा उड़ाते रहते हैं, पैसों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और ये बच्चों की ही बात नहीं है, बड़े जो बहुत ज़्यादा सुख में पले होते हैं ना, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब पुरुषों को संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है, कोई दुख उन्होंने देखा नहीं होता है, तो उसके कारण अच्छा, पुरुष जो दुख देखते हैं वो अलग टाइप के दुख हैं। भावनात्मक टाइप का दुख वो नहीं देखते हैं पुरुष, वो भी अलग है। तो मेरी बात पहले आप अच्छे से सुनिए, फिर मैं भावनात्मक वाली चीज़ों में भी आऊँगी। तो पुरुष को ना ये प्रेरणा ही नहीं मिलती या ये चीज़ ही नहीं मिलती कि वो अपनी भावनात्मक चीज़ों को ज़्यादा मजबूत कर पाएँ, तो इसकी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए उनके रिलेशनशिप में वो कभी भी भावनात्मक रूप से मैच्योर नहीं होते, वो अपने दोस्तों के साथ में अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते, ये उनको कमज़ोरी लगता है। और स्त्रियों को चूँकि वो पीछे रहती हैं, उनको ये भावनात्मक सपोर्ट क्योंकि वो मजबूर होती हैं, क्योंकि उनके पास ये सारी शक्तियाँ तो होती नहीं हैं, तो उनको अपनी भावनात्मक चीज़ों पे उनको दुःख ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो अपनी भावनात्मक चीज़ों पे ज़्यादा कमांड रखती हैं, इसी कारण से, ठीक है। पाँचवा जो शक्ति आ जाता है वो सामाजिक शक्ति आ जाती है। पुरुष कितना भी बदचलन क्यों ना हो, भले ही वो शराबी हो, जुआरी हो, पर माता-पिता हमारे बुढ़ापे का सहारा है बोल के उसको डाँट-डपट ज़रूर करेंगे, उसको लताड़ेंगे, मारेंगे भी शायद, लेकिन घर से नहीं निकालेंगे। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पनिशमेंट माता-पिता नहीं देते, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ठीक है। अगर पुरुष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ है तो जो पुरुष के माता-पिता हैं, स्त्री के जो सास-ससुर हैं, वो भी कोई खास हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पुरुष कितना भी बेरोज़गार क्यों ना हो, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये बोल के माता-पिता उसके ऊपर पैसा लुटा देंगे, लेकिन अपने बच्चे को स्पेशल कोई पनिशमेंट ऐसा कुछ देते नहीं हैं। मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है। तो ये जो सामाजिक जो सुरक्षा मिल जाती है ना पुरुष को, स्वीकृति मिल जाती है हर प्रकार के गलत काम में। वो नुक्कड़ में बैठ के मटरगश्ती करेंगे, आवारागर्दी करेंगे, कभी भी किसी भी टाइम पे दोस्तों के साथ चले जाएँगे, रात-रात भर बाहर रहेंगे, उनको अपने घूमने, पहनने, आने-जाने की, किसी भी प्रकार की नौकरी करने की आज़ादी मिलती है। तो इस प्रकार का जो सामाजिक स्वीकृति मिलता है, ये भी पुरुषों का एक शक्ति है। फिर आ जाता है सांस्कृतिक शक्ति। पुरुष ऐसा बिहेवियर करते आते हैं तो ये एक संस्कृति बन जाती है, और संस्कृति बन जाती है इसलिए फिर लोग ऐसा कहते हैं कि अरे पुरुष है, 2-4 जगह मुँह तो मारेगा ही, अरे पुरुष है, फिसलेगा तो ही, अरे पुरुष है, किसी और के ऊपर नज़र तो डालेगा ही, अरे पुरुष है, कितना घर में रहेगा, अरे पुरुष है, कहाँ से वो बच्चे पाल पाएगा, अरे वो पुरुष है, वो ऐसा नहीं कर सकता, अरे वो पुरुष है, कहाँ ऐसा रोएगा, वगैरह-वगैरह चीज़ें जो है ना, ये संस्कृति में आ जाती है। तो ये सारे 6 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं ना, ये मिलके पुरुष को सपोर्ट करती है कि वो अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए संसार में किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। तो असल में ये जो सारी शक्तियाँ हैं ना, ये पुरुष की अपनी शक्तियाँ नहीं हैं, ये पुरुष के अहम की शक्तियाँ हैं, ठीक है? पुरुष का व्यवहार नहीं है। ये आजकल चल रहा है ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये मैस्कुलिन ट्रेट नहीं होते हैं, ये अहम के ट्रेट होते हैं। अब इसी को आप स्त्रियों की तरफ से देखिए, स्त्रियों के अहम की शक्तियाँ कैसे होती है। सबसे पहले स्त्रियों को अपनी अगर वासना की पूर्ति करनी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। वासना का मतलब हो गया इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करना, आँख, नाक, कान जो भी है, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करना, मनपसंद खाना खाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सभी प्रकार की कामनाओं को वासनाओं के अंतर्गत मैं बोल रही हूँ। तो स्त्रियाँ सबसे पहले तो शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होती हैं। स्टार्टिंग से आप लेके चलिए, तो सबसे पहले उनको चाहिए आर्थिक संपन्नता, आर्थिक शक्ति। अब आप देखेंगे अभी का जो रिकॉर्ड है वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर, है ना,
या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो सर्वे के बारे में, वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, ऐसा कुछ सर्वे था। उसमें बताया गया था कि हमारे देश की टोटल लगभग 33% स्त्रियां ही हैं 15 से 60 वर्ष की, शायद 55 या 59 साल के बीच की, जो नौकरी करती है, जिसमें भी बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, मजदूर और श्रमिक वर्ग से आता है, जिसे आप धनी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, जिसे आप अमीरों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जरूर उनमें कुछ अमीर लोग भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो कमाने वाली जो स्त्रियां हैं वो मजदूर वर्ग से, श्रमिक वर्ग से आती हैं। तो अभी आप देखिए 100 में सिर्फ 33 स्त्रियां ही काम कर रही हैं, ठीक है, उसका भी हाल मैंने अभी आपको बताया। तो इनके पास अभी, स्त्रियों के पास अभी आर्थिक मजबूती आई नहीं है, लेकिन आना शुरू हुआ है। जब स्त्रियों की आर्थिक मजबूती आती है ना, तो वो अलग तरीके से बिहेव करने लगती हैं। अब आप नौकर और मालिक का डायनामिक्स समझो। एक नौकर जो है, जब उसके मालिक कहीं बाहर चले जाते हैं ना, तो वो घर में जब अकेला होता है तो क्या करता है, वो किचन में अपने मनपसंद रेसिपी को बनाएगा, वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाएगा, एसी ऑन करेगा, सोफे पे बैठेगा, पैर को टेबल पे रख के आराम से सर पे अपने हाथ रख के रिलैक्स करेगा, ठीक है। उसे लगेगा कि मैं आज सारी इच्छाओं को पूरा कर लेता हूँ, थोड़ा सा लग्जरी लाइफ जी के देखता हूँ, थोड़ा सा कुछ अपने लिए करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब उसके मालिक जब घर आ जाएंगे तो वो फिर से उसको अपने नौकर की जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब स्त्रियों के पास जब आर्थिक संपन्नता आती है ना, तो उनको ये अधिकार मिलता है कि वो कुछ अपनी पसंद से खर्च कर पाएं। देखिए, दूसरा, मानसिक शक्ति आती है उसके पास, स्त्रियों के पास, कि मैं कुछ अपने लिए खर्चा करूँ, मैं कुछ स्पेशल अपने लिए करूँ, जो मैं अपने आप को ट्रीटमेंट दूँ, ठीक है। फिर आता है सामाजिक शक्ति आती है, कुछ ऐसे काम मैं कर लूँ जो समाज सही नहीं समझता, जो समाज अच्छी लड़कियों के कैटेगरी में नहीं रखता, कुछ मैं अपने लिए कर लेती हूँ। जैसे मैं खुले बाल करके ऑफिस चले गई, या जैसे मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी आज भले ही मेरे घर वाले लोग कुछ भी बोले, या जैसे आज मैं अपने बाल छोटे कराऊंगी चाहे मेरे घर वाले या मेरी माँ कितना भी डांटे। तो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजंस स्त्रियां लेना शुरू कर देती हैं। तो ये सामाजिक जो विद्रोह या अलगाव, ये शुरुआत हो जाता है, ठीक है। फिर व्यवहारिक और भावनात्मक शक्ति आती है कि वो भावनात्मक रूप से समाज के ऊपर या परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहती वो स्त्री। फिर उसके बाद शारीरिक स्वतंत्रता आती है, मैं शादी करूं या ना करूं, ये मेरा शरीर है, क्योंकि शादी करने के बाद मुझे अपना पूरा शरीर और अस्तित्व किसी और को अर्पण करना होगा। फिर मुझे बाल बच्चे करने हैं या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। फिर मुझे पार्टनर रखने हैं या नहीं, रखने हैं तो कितने रखने हैं, और उनसे कैसा रिलेशन रखना, ये सारी स्वतंत्रता फिर स्त्रियां लेंगी। उसके बाद अब कैसे कपड़े पहनने हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, कितना खोलना है, कितना ढकना है, ये सब चीज। फिर सांस्कृतिक शक्तियां आती हैं। समाज जब ऐसी स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा देखता है ना, तो उसको फिर एक्सेप्ट करने लग जाता है कि हाँ ये तो कल्चर है, और एक टाइम के बाद ये सांस्कृतिक कल्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रेट है ना, ऐसा बोलते हैं जो लोग हैं कि स्त्रियां पुरुषों का नकल कर रही हैं। स्त्रियां पुरुषों का नकल नहीं कर रही है, नौकर मालिक का नकल नहीं कर रहा है, नौकर फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहा है। स्त्रियां जो हमेशा से पीछे रहती आई हैं, वो अब आगे रहना क्या होता है ये एक्सपीरियंस कर रही हैं। ये जो ट्रेट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जैसा कुछ भी नहीं होता, ये शक्ति का ट्रेट है, ये अहम की वृत्ति होती है, ये सारी की सारी। अब देखिए, जितने भी शक्तियों के बारे में, 6 शक्तियों के बारे में जो मैंने आपसे कहा, इन सब के अच्छे और बुरे उपयोग दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप समाज में ऐसी स्त्रियों को देखेंगे जो समाज के कल्याण के लिए, दूसरी स्त्रियों की भलाई के लिए काम करती हैं, जिन्होंने सालों साल आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। जैसे कि मुझे एक गोवा की एक स्त्री का नाम याद आ रहा है, जिन्होंने 1985 के आसपास की बात है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। मुझे धुंधला सा याद है वो केस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था अपनी पैतृक संपत्ति को लेके, जिसमें उसके बाद उनके केस लड़ने के बाद, उनकी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, स्त्रियों को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। लड़कियां अपने पिता की संपत्ति में अधिकारी बन पाई। उस स्त्री को, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद वो गोवा की थी, उस स्त्री के लड़ने के कारण। तो ऐसी स्त्रियां भी हैं जो अपने अधिकारों का प्रयोग समाज कल्याण के लिए करती हैं, पर वो गिनी चुनी स्त्रियां हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मूल वृत्ति है शक्ति। शक्ति क्या करता है, मूल वृत्ति क्या है शक्ति की, कि मुझे अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी है। भोग वृत्ति या अहम या शक्ति जो भी बोलो आप, उसकी मूल वृत्ति क्या होती है, मुझे अपने वासनाओं की पूर्ति करनी है, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। तो ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे ही भागेंगे। बहुत ही कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या से गुजरने के बाद आप इसके चंगुल से बाहर निकलते हो, लेकिन ये रेयर केस में होता है। साधारण केस में ये होगा कि लोगों का अगर जैसे भी फायदा मिलता है तो वो आपको लूटेंगे। यही कारण न्याय प्रणाली पुरुष के साथ करती है। न्याय प्रणाली को पता है पुरुष के पास अगर पैसा है तो वो बेहिसाब तरीके से पुरुष को लूटेगी। जैसे कि अतुल सुभाष वाले केस में हुआ था, किस प्रकार से उस कोर्ट की महिला जज ने अतुल सुभाष से 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी, ठीक है। उनकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए एलिमनी की डिमांड की थी। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों, और छोटे छोटे बाबू लोग जो नोटरी लोग होते हैं वो लोग भी कितना सारा पैसा घूस मांगते थे अतुल सुभाष से, उन्होंने अपने वीडियो में बताया। तो न्याय प्रणाली के ऊपर कोई मानवता का बंधन तो है नहीं कि वो हर किसी के साथ मानवता का व्यवहार करेंगे, नहीं, वो भी उसी अहम वृत्ति से आते हैं। तो अब ये सारे चीज़ों को सीखने के बाद, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अब इसका उपाय क्या निकाला जाए।
अब इसका उपाय क्या निकाला जाए? तो देखिए, कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि ये उपाय करने से परिस्थिति सुधर सकती है, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, पहला तो ये कि आपको समझना होगा कि कोई भी फेमिनिन या मैस्कुलिन ट्रेट नहीं होता। नो फेमिनिन, नो मैस्कुलिन। अगर स्थिति रिवर्स हो गई, अगर स्त्रियों की स्थिति आर्थिक रूप से और ज़्यादा आगे चली गई, तो वो सारे काम जो आज पुरुष कर रहे हैं, वो सारे काम के साथ-साथ सामाजिक व्यवहार जो पुरुषों के पास है, जो 6 प्रकार की शक्तियाँ पुरुषों के पास है, वो सारी शक्तियाँ स्त्रियों के पास आएँगी। ठीक है? वो सारे अपराध जो पुरुष कर रहे हैं, वो सारे अपराध स्त्रियों के द्वारा होने लगेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मातृसत्तात्मक स्थिति बन गई, तो अपराध कम होंगे या युद्ध नहीं होंगे। नहीं, मैं बोलती हूँ तुम लोग बेवकूफ़ हो सब के सब। नहीं, तुमको पता ही क्या है, तुम सारे के सारे बेवकूफ़ हो। आई डोंट केयर कोई स्टडीज़ के बारे में ये है, वो है। खैर, इसके बारे में तो कोई स्टडी हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, अहम की जो वृत्ति होती है, वही सबसे बड़ी खतरनाक वृत्ति है। वो आपको जीभ के स्वाद के लिए किसी भी मासूम जानवर का खून करने के लिए उकसा देगी। इसी प्रकार से जब जिसके पास भी शक्ति आएगी ना, वो ऐसा व्यवहार करेगा कि वो दूसरों को प्रताड़ित करे। ठीक है? तो कोई फेमिनिन और कोई मैस्कुलिन ट्रेट नहीं होता, सब शक्ति के रूप होते हैं। पहला तो ये समझिए। तो स्त्रियाँ भी सेम व्यवहार करेंगी, स्त्रियाँ भी मल्टीपल रिलेशन बनाएँगी, रिलेशन छोड़िए शादी भी करेंगी, जबकि 1-2 केस मैं देख भी चुकी हूँ जहाँ पे एक स्त्री 2-2 लोगों से शादी कर रही है। इंस्टाग्राम में है, वो लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं वहाँ पे। ठीक है? स्त्रियाँ जो अभी अपने से बड़ी उम्र के पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं, आगे चल के वो छोटे-छोटे उम्र के पुरुषों की तरफ आकर्षित होगी। जैसे अभी पुरुष 16 साल, 14 साल के बच्चों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं ना, माइनर, या 22 साल की लड़कियाँ ही उनको पसंद आती है, चाहे भले ही खुद 60 साल के बुड्ढे हों। सेम चीज़ स्त्रियों का ट्रेट होगा। उनको भी ऐसे ही कम उम्र के लड़के ही पसंद आएँगे। देखिए, उनके पास पैसा रहेगा, सामाजिक सुरक्षा रहेगी, सांस्कृतिक शक्ति रहेगी, व्यावहारिक, भावनात्मक सारे प्रकार की शक्तियाँ जब उसके पास रहेंगी, तो पुरुष से उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए होगी, सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन, और लंबे टाइम के लिए। तो वो ये चाहेंगी कि पुरुष भले नौकरी करे या ना करे, वो कम उम्र में शादी करके मेरे घर आ जाए, मैं भले बच्चे पैदा करूँगी, लेकिन पालन पोषण वही करेगा, घर में खाना वही बनाएगा। देख लेना, ये चीज़ें भी होने लगेंगी अगर स्त्रियों के पास ये सारी शक्तियाँ आई तो। तो जिस प्रकार से पितृसत्तात्मक जो सिस्टम है, इसमें स्त्री तो प्रताड़ित है ही, लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। उसी प्रकार से मातृसत्तात्मक सिस्टम जो आएगा, उसमें पुरुष तो प्रताड़ित होंगे ही, लेकिन साथ में स्त्रियां भी प्रताड़ित होंगी। अब ये बात पुरुष मानते नहीं है। देखिए, पुरुषों को स्वीकार करना होगा कि उन्होंने शोषण किया है, पुरुषों को सच में स्वीकार करना होगा, तभी सुधार का मार्ग आगे बढ़ेगा। पितृसत्तात्मक में पुरुषों का भी शोषण होता है, पुरुष ये मानने को तैयार नहीं है। कम उम्र से ही पुरुषों के कंधों में पूरे परिवार की जिम्मेदारी, बहन की शादी करानी है, छोटे भाई को पढ़ाना है, विदेश भेजना है, माँ की आँख का ऑपरेशन करना है, पिताजी को अस्थमा का इलाज करवाना है, पूरी बोझ पुरुष के कंधे पे, एकमात्र घर के बेटे के कंधे पे। और उस घर के बेटे को पैदा करने में 7 उसकी बड़ी बहनों को पैदा किया जा चुका है। उन सब का बोझ भाई के ऊपर, पूरा समाज का बोझ भाई के ऊपर। अब पुरुष रो भी नहीं सकते अपने दुख में, उनको कमजोर समझा जाएगा। वो अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते, उनको कमजोर समझा जाएगा। अभी तो पुरुषों के साथ रेप की घटनाएं भी बढ़ने लग गई हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। तो पुरुष भी इससे भयानक तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। पुरुष प्रेम के नाम से शादी कर रहे हैं, पर प्रेम नहीं मिलता। इस संसार में किसी को भी प्रेम नहीं मिला है। जिनको प्रेम मिला वो बहुत ही रेयर लोग हैं, बहुत ही उच्च लोग हैं। आम जनमानस को मैं 99.9% बोलूंगी, इनको कभी कोई प्रेम नहीं मिला है, ना ही मिलता है। ये कुछ दिन का आकर्षण होता है जिसे आप फील करते हो, बस, कोई प्रेम नहीं है। ठीक है? मातृसत्तात्मक में भी स्त्रियों का शोषण होगा, बिल्कुल वही जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आएंगी जो आज पितृसत्तात्मक में पुरुषों के ऊपर हैं। और देखिए, ये 5वें नंबर में देखिए, जिसे कंट्रोल करेंगे उसी के हाथों कंट्रोल होंगे। अगर आप चाहेंगे ना कि सारी परिस्थिति मेरे हिसाब से हो, सारे संबंध मेरे हिसाब से हो, तो आप उन परिस्थितियों के गुलाम हो जाएंगे, उन संबंधियों के गुलाम हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा पोजीशन बना रहे, इसके लिए आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करेंगे जो आप मजबूरी में करेंगे, आपको अच्छा लगेगा भी नहीं करने में। तो जो कंट्रोल करता है वो आगे चल के खुद कंट्रोल हो जाता है। मतलब शोषण, जो आज शोषण कर रहा है वो कल उसका शोषण होने लगेगा। ये परिस्थिति, ये पद बदलते रहते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा है, खैर इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये मुझे अचानक याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ। आपका पोस्ट बदलते रहेगा। आप कंट्रोल करने वाले होगे, आप कंट्रोल करने वाले हो जाओगे, फिर आपका भी कंट्रोल होगा। ये 2 पोजीशन हमेशा बदलते रहती है। ठीक है? तो लास्ट ऑप्शन क्या है? बोध होना, जागरूकता होना। क्या बोध होना जरूरी है? किस बारे में आपको जागरूक होना है कि ये संसार में जितने भी आप पुरुष और स्त्री के बीच में जो भी आप समस्या देखते हो ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ एकदम आउट ऑफ वे जाके बात कर रही हूँ, या ऐसा नहीं होता है, ये तो मतलब ये तो विषय से हटके बात हो गई, इसका कोई रिलेटिविटी नहीं है जो पुरुषों की प्रताड़ना है उससे, ऐसा लग रहा होगा। तो मैं आपको ना चैलेंज देती हूँ, इस संसार में स्त्री और पुरुष के जो संबंध है ना, उसका कोई भी टॉपिक उठा के आप ले आइए। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई भी टॉपिक उठा के लेके आइए, स्त्री और पुरुष के बीच में, या स्त्री और उसके ससुराल के बीच में, या पुरुष और उसके ससुराल के बीच में, या सामाजिक समीकरण के बारे में, किसी भी क्षेत्र का स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध के कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं आपको बताऊंगी कि उसके जड़ में ये छयों की छयों शक्तियां हैं, ये अहम की शक्तियां हैं। सारा मामला आर्थिक है, अहम की शक्तियों से है। ठीक है? संसाधनों को कंट्रोल करने से है। ठीक है? सारा का सारा मामला यहीं से शुरू होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये
मतलब ये मैच नहीं कर रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, आप लेके आइए टॉपिक। आप पूछिए कि ऐसा प्रॉब्लम स्त्रियों के साथ होता है या ऐसा प्रॉब्लम पुरुषों के साथ होता है, तो क्या उसका रीज़न ये है? मैं आपको बताऊंगी हाँ, सबका रीज़न ये है, सबकी जड़ में ये प्रॉब्लम है। ये आप अपने आप भी सोच सकते हो, लेकिन अगर नहीं सोच सकते कोई बात नहीं, आप लोग मैसेज करो या आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ और मैं आपको चैलेंज भी कर रही हूँ। दुनिया में सभी प्रकार का प्रॉब्लम, वैसे तो प्रकृति का, एनवायरमेंट का, पशु पक्षियों का, मतलब सभी चीज़ आ गया उसमें, कोई भी प्रॉब्लम की जड़ में ये है, लेकिन चलो मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों के बारे में। आपको मैं बता रही हूँ, सबके सबके मूल में यही प्रॉब्लम है, यही समस्या की जड़ है, भोग वृत्ति, अहम वृत्ति। इसमें कोई स्त्रीवाद नहीं है, कोई पुरुषवाद नहीं है, नहीं, भोग वृत्ति है। आप शाखाओं को मत देखो, शाखाओं को देखोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, चलो अच्छा देखिए 6 प्रकार की जो शक्तियां हैं, इसमें किसी में भी ना न्यायिक शक्ति नहीं है। न्याय प्रणाली से मिलने वाली जो पुरुष को या स्त्री को जो शक्तियां होती है, वो इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि न्याय प्रणाली की शक्तियां जो है वो तो ब्रांच है, शाखाएं हैं। आप उसको हटा दोगे, जड़ तो वहीं की वहीं रहेगा, अहम वृत्ति की। आप अगर नारीवाद को हटा दोगे, जड़ तो वही रहेगा, अहम वृत्ति की। आपको क्या लगता है आज के डेट में अगर स्त्रियों को कानूनी रूप से इतने अधिकार मिले हैं, तो आज की स्त्रियां प्रताड़ित करने लगी हैं क्या? पहले की स्त्रियां प्रताड़ित नहीं करती थी? पहले की स्त्रियां भी प्रताड़ित करती थी, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। मैंने क्या कहा, जिस देश, जिस काल, जिस खंड में आप रहेंगे, आपके वातावरण के अनुसार जिस प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, उसके हिसाब से आप उस शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, उस हिसाब से आप अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को शोषित करेंगे। पहले की स्त्रियां क्या करती थी, उनके पास सुंदरता की शक्ति थी, तो पहले तो वो सुंदरता का प्रयोग करती थी अच्छे घर के लड़कों को ढूंढने में, अच्छे घर शादी करके जाने में। लड़कों का परिवार कैसा है, तो वो आर्थिक शक्ति को अर्जित करने के लिए लड़की के माँ बाप किसी अच्छे संपन्न व्यक्ति की तलाश करते थे अपनी लड़कियों के लिए, ठीक है, जैसा भी सेट हो जाए। अब उसके बाद अगर वो चीज़ हो गया तो पुत्र प्राप्ति की कामना, क्योंकि नेक्स्ट जो जो रिसोर्स है वो पुत्र से मिलेगा, इसलिए अब ये सब चीज़ भी हो गया। अब स्त्रियों के पास अधिकार नहीं था डिवोर्स करने का या कुछ करने का, तो टोना टोटका में बहुत बिलीव करते थे लोग कि मैं अपने पति को पल्लू से बांध के कैसे रखूं, मैं अपने पति को अपने काबू में कैसे रखूं, वो जो दूसरी स्त्री के पीछे जो मेरे पति पड़े हैं, मैं उसका परिवार बर्बाद कैसे करूं। ये सारी चीज़ें उस समय चलती थी, तो जो, और ये चीज़ें आज भी चलती हैं। तो कंट्रोल करने का तरीका अलग हो जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी शक्तियां मिली हुई हैं। तो आप बाहर से ब्रांचेस से चीज़ों को आप हटा भी लेंगे ना, तो भी मेन प्रॉब्लम वहीं जड़ की जड़ रहेगी। कभी पुरुष अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा, कभी स्त्रियां अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगी, लेकिन ये पोजीशन चेंज होते रहेगा। पुरुष शोषण करता आया है, अब स्त्रियां शोषण करने वाली बनते चले जाएंगी, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज होते रहेगा, लेकिन मूल वृत्ति जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी शांति नहीं आएगी। अगर आप ये बोध अपना लेते हो, अगर आप इतने जागरूक हो जाते हो, तो कम से कम राइट नाउ या इस पल के लिए या आज के बाद आने वाली लाइफ के लिए आप कम से कम ये तो पहचान पाएंगे ना कि सामने वाला आपका शोषण कर रहा है या नहीं, या आप किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हो। इस प्रकार का बोध आपके अंदर उतर जाएगा, तो कम से कम इस बोध को अपनाने वाला व्यक्ति, इस बोध को जानने वाला जो पुरुष है या जो स्त्री है, कम से कम वो अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को शोषण से बचा पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सर्वे करने का, ये पूरा स्टडी करने का, और मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये जो कारण मीडिया बता रही है, ये मुझे कारण बहुत ऊपरी कारण लगता था, ऊपरी कारण लगता था। मुझे लगता था कि प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है, कहीं और से सुधार होना चाहिए, तब जाके बाकी जो ब्रांचेज हैं, अगर आप पेड़ की जड़ को अच्छे से पोषण दोगे, पानी दोगे, खाद दोगे, मिट्टी दोगे, स्वस्थ बनाओगे, तो ब्रांचेज भी स्वस्थ आएंगे। तो इस कारण से इतने लंबे थिंकिंग के बाद, हर क्षेत्र में सोच विचार करने के बाद मैं ये कारण लेकर आई हूँ और ये उपाय मैं लेकर आई हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आप क्या सोचते हो ये बताओ, और साथ ही जो मैंने चैलेंज दिया है उसको भी याद कीजिए और उस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। और कोई भी स्त्री और पुरुष का कोई भी अगर ऐसा कारण है जो आपको लगता है, कोई भी ऐसी समस्या स्त्री पुरुष के बीच में जो आपको लगता है कि उसका कारण इन 6 शक्तियों में नहीं है, तो आप उसको भी लिखिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सबका कारण यही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।